गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू YK इंग्लिश क्लासेज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग W.B. येट्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछला वीडियो में हम लोग मॉडर्न पोएट्री के बारे में पढ़े थे। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। W.B. येट्स, जिनका पूरा नाम विलियम बटलर येट्स है, 1865 टू 1939। इनका जन्म 13 जून 1865 ईस्वी को सैंडी माउंट, डबलिन, आयरलैंड में हुआ था। डबलिन इज द कैपिटल ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड का डबलिन क्या है? राजधानी है, और यह आयरलैंड का सबसे बड़ा टाउन भी है। इनकी मृत्यु 28 जनवरी 1939 ईस्वी को रुकरबर्न, कैप मार्टिन, फ्रांस में हुआ था। देखिए, जन्म इनका आयरलैंड में हुआ था और इनकी मृत्यु फ्रांस में हुई। आयरिश पोएट, ड्रामेटिस्ट, प्रोज राइटर एंड ट्रांसलेटर। ये आयरिश पोएट थे, ड्रामेटिस्ट भी थे, चूँकि ड्रामा लिखे हैं, प्रोज राइटर भी थे, और कुछ वर्क को इन्होंने ट्रांसलेट भी किया है, इसलिए यह ट्रांसलेटर भी हैं। W.B. येट्स इज ऑल्सो नॉन एज एंग्लो आयरिश पोएट बिकॉज ही बिलोंग्स टू एंग्लो आयरिश प्रोटेस्टेंट फैमिली। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट्स ऑफ 20th सेंचुरी। W.B. येट्स जो थे वह 20th सेंचुरी के सबसे महान कवि थे। ही इज ऑल्सो सेड टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी। वह 20वीं शताब्दी के सबसे डिफिकल्ट पोएट भी कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। सम अदर आउटस्टैंडिंग पोएट्स ऑफ दिस एज आर T.S. एलियट, W.H. ऑडेन, स्टेफन स्पेंडर एंड एजरा पोंड। इस एज के कुछ और जो आउटस्टैंडिंग पोएट्स थे, दूसरे आउटस्टैंडिंग पोएट्स, उनका नाम है T.S. एलियट, W.H. ऑडेन, स्टेफन स्पेंडर एंड एजरा पाउंड। He was the first Irishman to be received the Nobel Prize for Literature in 1923. आयरलैंड का वो पहला व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर मिला था 1923 में। यह बात भी सही है, उनको नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर मिलने से पहले आयरलैंड को कोई जानता नहीं था। मीन्स आयरलैंड वॉज नॉट पॉपुलर बिफोर ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। Main subject of his poetry are romantic love, Irish country, its scenery, folklore and supernatural legends. इनका जो मेन सब्जेक्ट है पोएट्री का वह रोमांटिक लव रहा है, क्योंकि यह अपने अर्ली एज में रोमांटिक पोएट से मिले थे और उनका प्रभाव इन पर था। आयरिश कंट्री, चूँकि इनका जन्म ही आयरिश कंट्री में हुआ है, इसलिए आयरिश कंट्री भी इनका सब्जेक्ट मैटर है। इट्स सीनरी, वहाँ का दृश्य, फोकलर, वहाँ की पौराणिक कथाएं, सुपर नेचुरल लेजेंड्स, अलौकिक जो लेजेंड्स है उसके बारे में भी यह अपने सब्जेक्ट मैटर में शामिल किए हैं। कॉल्ड नेशनल पोएट ऑफ आयरलैंड, यह आयरलैंड के नेशनल पोएट भी कहे जाते हैं। एजुकेटेड इन लंदन बट रिटर्न टू आयरलैंड इन 1880। यह लंदन में शिक्षा लिए, लेकिन फाइनेंशियल रीजन के कारण 1880 ईस्वी में आयरलैंड लौट गए। बिकम ए मेंबर ऑफ राइमर्स क्लब एंड द गोस्ट क्लब इन 1991। ये राइमर्स क्लब के मेंबर भी बने थे 1991 ईस्वी में। राइमर्स क्लब बेसिकली एक क्लब था जिसमें अ ग्रुप ऑफ लंदन बेस्ड पोएट शामिल थे, और वे लोग एक स्ट्रीट है जिसका नाम है फ्लीट स्ट्रीट टैबर्न, वहाँ मिलते थे और वर्स को, पोएट्री का जो वर्स था उसको रिसाइट करते थे। एक और क्लब है द गोस्ट क्लब, यह बेसिकली एक रिसर्च क्लब था, इसके भी वह मेंबर बने हैं 1991 में। द आयरिश लिटरेरी मूवमेंट्स और आयरिश रेनेसेंस और सेल्टिक रेनेसा स्टार्टेड इन द लेट विक्टोरियन एज इन आयरलैंड। एक लिटरेरी मूवमेंट था जिसका नाम था आयरिश लिटरेरी मूवमेंट्स, इसी को आयरिश रेनेसा भी कहा जाता है और इसी को सेल्टिक रेनेसा भी कहा जाता है। यह लेट विक्टोरियन एज में शुरू हुआ, और कहाँ शुरू हुआ तो आयरलैंड में। इट्स मेन पर्पस वाज टू रिवाइव द डाइंग गैलिक लैंग्वेज एंड सेल्टिक हिस्ट्री एंड लिटरेचर ऑफ आयरलैंड। इसका जो मुख्य पर्पस था इस मूवमेंट का वह यह था कि आयरलैंड की जो भाषा थी, गेल भाषा, उसको बचाना, उसको पुनर्जीवित करना, और वहाँ के जो ट्राइब्स थे, जो ट्राइब्स थे, उनका जो हिस्ट्री था उसको पुनर्जीवित करना था, उसको बचाना था, और साथ ही साथ लिटरेचर ऑफ आयरलैंड को भी बचाना था। W.B. येट्स के पहले आयरलैंड का जो लिटरेचर था वह भी बहुत पॉपुलर नहीं था। W.B. येट्स वहाँ की जो पौराणिक कथाएं थी
वहाँ की जो दंत कथाएँ थी उसको भी पुनर्जीवित करने का काम किए हैं। इट्स फाउंडेड एवी थिएटर ऑल्सो नॉन एज आयरिश नेशनल थिएटर और आयरिश लिटरेरी थिएटर अलॉन्ग विथ लेडी ग्रिगरी एंड जेम्स सिंस ऑन 27 दिसंबर 1904 इन डबलिन। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, यह कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है। तो एवी थिएटर को फाउंड किए थे कौन? एड्स। कब किए थे? 1904 में। अगर डेट पूछा जाए तो 27 दिसंबर 1904। एवी थिएटर का दूसरा नाम आयरिश नेशनल थिएटर भी है और इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है आयरिश लिटरेरी थिएटर। मुख्य रूप से यह लिटरेरी के लिए एक थिएटर था जो बाद में कई ड्रामा को प्रोड्यूस किया है। और यह जो एवी थिएटर को फाउंड किए थे तो इनके साथ लेडी ग्रिगरी भी थे इसमें और जेम्स सिंज में थे। इन 1898 ही परचेस्ड अ रिंड कासल, repaired it and renamed it as the tower. Later it became a dominant symbol for his poems. 1898 ईस्वी में W.B. येट्स एक कासल मीन्स किला को आप जानते होंगे, एक बड़ा बिल्डिंग होता है जिसके चारों तरफ चारदीवारी होती है, उसको खरीदते हैं और उसका नाम दी टावर रख देते हैं। और यह जो टावर है बाद में उनके पोएम्स के लिए डोमिनेंट सिंबल्स बन जाता है। In 1891, he proposed Mordaunt to marry him, but she refused and later married John McBride, an Irish soldier. देखिए एक ब्यूटीफुल टॉल एक्ट्रेस थी, नेशनलिस्ट थी वो आयरलैंड की, एंड रिवोल्यूशनरी भी थी जिसका नाम था मॉड गॉन। और इससे W.B. येट्स 1889 में मिले। 1891 में यह उसको प्रपोज करते हैं और प्रपोज करने के बाद शादी के लिए बोलते हैं, लेकिन वह इनकार कर जाती है। वह इनसे शादी नहीं करती है, वह इनको लाइक करती है, इनके काम को एडमायर करती है, प्रशंसा करती है, लेकिन इनसे लव नहीं करती है। इसलिए इनके प्रपोजल को वह ठुकरा देती है। बाद में 1903 ईस्वी में वह जॉन मैकब्राइड नाम के एक व्यक्ति से शादी कर लेती है जो आयरिश सोल्जर्स थे, एक सैनिक थे। इसके पहले 1891 में मॉडगन को प्रपोज किए ही हैं। उसके बाद ऐसा भी कहा जाता है कि 1899, 1900 और 1901 में भी 3 बार यह मॉडगन को प्रपोज किए हैं, लेकिन मॉडगन इनकार कर जाती है और फिर वह 1903 ईस्वी में एक जॉन मैकब्राइड नाम के व्यक्ति से शादी कर लेती है। यद्यपि उसका जो शादी था जो वह जॉन मैकब्राइड से करती है वह अच्छा नहीं चलता है। 2 साल के बाद दोनों का जो वैवाहिक जीवन था वह ठीक ठाक नहीं चलता है और ये लोग कोर्ट में फाइल करते हैं डाइवोर्स के लिए, और डाइवोर्स भी इन लोगों को नहीं मिलता है। डाइवोर्स इसलिए नहीं मिलता है कि कोर्ट में कुछ ऑथेंटिक प्रूफ नहीं मिल पाता है। कोर्ट सिर्फ इन लोग को यही करता है कि दोनों को अलग अलग रहने के लिए, सेपरेशन के लिए इजाज़त दे देता है और दोनों फिर अलग अलग रहते हैं। येट्स डेडिकेटेड हर अ पोएम नो सेकेंड ट्रॉय। येट्स जो थे वह इसको एक पोएम डेडिकेट किए हैं जिसका नाम है नो सेकेंड ट्रॉय। लेटर मैकब्राइड बिकम वन ऑफ द रिबल्स एंड वाज एग्जीक्यूटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर टेक पार्ट इन द ईस्टर राइजिंग 1916। बाद में जॉन मैकब्राइड जो सेना में थे, सोल्जर्स थे, उनको ईस्टर राइजिंग 1916 जो हुआ था, जो बहुत बड़ा घटना हुआ था जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ था आयरलैंड को, उसमें पार्टिसिपेट होने के कारण, उसमें विद्रोही बनने के कारण इनको फांसी हो जाती है। और उसके बाद फिर से ऐसा कहा जाता है कि W.B. येट्स मॉडगन से मिले थे या फांसी होने के बाद उनको, और फिर से प्रपोजल दिए मॉडगन को, लेकिन मॉडगन एक भी नहीं सुनी। एक और इम्पोर्टेंट बात मॉडगन के बारे में यह है कि मॉडगन से यह जब पूछे थे कि तुम हमसे शादी क्यों नहीं कर रही हो, तो वह बोली थी कि हम तुमसे शादी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि पोएट शादी के लिए नहीं होते हैं, तुम्हारा करियर, तुम्हारा जो लाइफ है वो बहुत लंबा है, तुम अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करने वाले हो, यदि हम तुमसे शादी कर लेंगे
तो तुम्हारा जो उपलब्धि है, तुम जो बहुत बड़ा नाम कमाने वाले हो, वह तुमसे नहीं हो पाएगा। बाद में ऐसा भी कहा जाने लगा कि द स्टूडेंट्स ऑफ लिटरेचर शुड थैंक मॉडगन फॉर नॉट मैरिंग हिम। ऐसा भी कई जगह चर्चाएं आती हैं कि मॉडगन से शादी यदि W.B. येट्स नहीं किए तो वो अच्छा किए, यदि W.B. येट्स मॉडगन से शादी किए होते तो शायद इतनी बड़ी उपलब्धि जो वह अपने जीवन में हासिल किए वह शायद कभी नहीं कर पाते। W.B. येट्स इज ऑल्सो सपोज टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी, क्योंकि वह अपने वर्क्स में बहुत ज़्यादा इमेजेस और सिंबल्स का प्रयोग करते हैं। यदि आप उनके इमेजेस और सिंबल्स का हिडन मीनिंग समझ गए, सही मतलब समझ गए कि वह किस अर्थ में प्रयोग किया गया है, तो आप उनके वर्क्स को आसानी से समझ पाएंगे। और यदि आप उनके इमेजेस और सिंबल्स का सही मीनिंग नहीं निकाल सके, सही मीनिंग नहीं समझ सके, तो फिर वह आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट बन जाता है और फिर आपको समझ में नहीं आता है। दूसरा यह भी रीज़न है कि वह अपने वर्क्स में बहुत ज़्यादा जो रेफरेंस है मिथोलॉजी का, खास करके आयरिश और ग्रीक मिथोलॉजी का प्रयोग किए हैं, इसलिए उस समय की घटनाओं के बारे में भी हमें जानना जरूरी पड़ जाता है, और यदि हम उसको नहीं जानेंगे तो उनके वर्क्स को नहीं समझ पाएंगे। नेक्स्ट, W.B. येट्स के फादर का नाम जॉन बटलर येट्स था। वह पहले बैरिस्टर थे और बाद में एक फेमस पेंटर बन गए। पेंटर वह इसलिए बने क्योंकि उनको वकालत में मन नहीं लग रहा था। उनके मदर का नाम सुजैन पोलेक्स फेन था। वह शिकागो की रहने वाली थी और वह एक वेल्दी मर्चेंट फैमिली से बिलोंग करती थी। इन 1917 येट्स प्रपोज इजल्टगन, डॉटर ऑफ मॉडगन, बट सी ऑल्सो रिफ्यूज। मॉडगन जब शादी के लिए नहीं मानी W.B. येट्स से, तो 1917 ईस्वी में बहुत वेट करने के बाद जब अब देख लिए, जब W.B. येट्स को ऐसा लगा कि अब मॉडगन हमसे शादी नहीं करेगी, तो मॉडगन की एक बेटी थी जिसका नाम था इजल्टगन। मॉडगन के एक लवर थे, फ्रेंच जर्नलिस्ट थे वह, उनसे उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था इजल्टगन। तो उसको वह प्रपोज कर देते हैं W.B. येट्स इजल्टगन को, लेकिन वह भी इनकार कर जाती है। वह भी इनसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हो पाती है। इनका जो लाइफ था वह खासकर शादी के मामला में काफ़ी इनको धोखा देता है। और फिर उसके बाद, उसके कुछ सप्ताह के बाद, सम वीक्स लेटर ही मैरिड जॉर्ज हाइडलिस 25 ईयर्स ओल्ड ऑल्दो ही वाज 51। उसके कुछ सप्ताह बाद जब इजल्टगन भी इनसे शादी करने के लिए रिफ्यूज कर जाती है, तो उसके कुछ सप्ताह बाद यह जॉर्ज हाइडलिस से शादी करते हैं, उसको प्रपोज करते हैं, वह स्वीकार कर लेती है और उससे शादी कर लेते हैं। उस समय जॉर्ज हाइडलिस का उम्र 25 साल हो रहा था, जबकि इनकी उम्र W.B. येट्स की उम्र 51 साल हो रहा था। मतलब यह बूढ़ा होने ही वाले थे, या हम यह भी कह सकते हैं कि यह बूढ़ा हो ही गए थे, या बुढ़ापे की एज में आ गए थे। जबकि जॉर्ज हाइडलिस जो इनकी वाइफ थी वह बिल्कुल यंग थी अभी। ही हैड ए सन एंड अ डॉटर नेम्ड अने बटलर येट्स, होम ही डेडिकेटेड अ प्रेयर फॉर माई डॉटर। इन दोनों से जब यह शादी की 1917 में जॉर्ज हाइडलिस से, तो उससे इनको एक लड़का और एक लड़की होती है। लड़की का नाम था अने बटलर येट्स, जिसको यह एक पोएम डेडिकेट किए हैं, जो पोएम आपको पढ़ना भी है, अ प्रेयर फॉर माई डॉटर। एंड इनके पुत्र का नाम था विलियम माइकल येट्स। येट्स हैड मेट टैगोर एंड सो ही रोट इंट्रोडक्शन फॉर गीतांजलि। येट्स बहुत लोगों से मिले हैं, वर्ल्ड के बहुत फेमस पोएट्स और स्कॉलर से वह मिले हैं। तो उसी क्रम में रविंद्रनाथ टैगोर से भी वह मिले हैं, और इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर का जो गीतांजलि था उसका यह इंट्रोडक्शन या प्रीफेस लिखे हैं। येट्स had written his own epitaph in September 1938 in the poem under Van Bulwen। देखिए, जब इनकी उम्र ढल गई थी, जब इनको लगा कि अब हम मृत्यु के काफ़ी करीब हैं, तो ये अपना एपिटेफ खुद लिख करके गए थे। कब लिखे थे? सितंबर 1938 में। इनका एक पोएम है जिसका नाम है अंडर बेन बुलवेन। अंडर बेन बुलवेन क्या है? तो यह शिकागो में एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ है जहाँ यह अक्सर
बचपन में जाया करते थे और इस पर कई बार चढ़ा भी करते थे। और उसका जो अंतिम 3 लाइन्स है जिसमें यह लिखे हैं, कास्ट अ कोल्ड आई ऑन लाइफ ऑन डेथ हॉर्समैन पास बाई, जिसका मतलब यह हुआ कि यह जो लाइफ और डेथ है इसको आप देखिए पर महसूस मत कीजिए। या पासर बाई जो जाने आने वाले लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसके चिंता में आप मत पड़िए, क्योंकि आफ्टर डेथ लाइफ कंटिन्यूज, लाइफ जो है डेथ के बाद भी कंटिन्यूज हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि आत्मा कभी मरता नहीं है। तो यह अंतिम लाइन्स है उनका जो पोएम्स था अंडर बेन बुलवेन का, वह पोएम 6 स्टेंजा में लिखा हुआ है और 6 स्टेंजा का यह अंतिम लाइन है। ही रोट हिज बेस्ट वर्क बिटवीन 50 and 75। वह अपना जो बेस्ट वर्क था वह 50 साल से 75 साल के बीच में लिखे थे। W.H. Auden wrote a poem on his death। W.H. Auden उनके डेथ पर एक पोएम लिखे थे जिसका नाम है इन द मेमोरी ऑफ W.B. येट्स, और कब लिखे हैं तो इन 1939। येट्स डिस्क्राइब विलियम ब्लेक एज वन ऑफ द ग्रेट आर्टिफिसर्स ऑफ गॉड हु अटर्ड अ ग्रेट ट्रूथ टू लिटिल क्लैन। क्लैन मीन्स होता है समुदाय या वंशज। तो येट्स विलियम ब्लेक के बारे में क्या बोले हैं, वन ऑफ द ग्रेट आर्टिफिसर्स ऑफ गॉड हु अटर्ड अ ग्रेट ट्रूथ to a little clan। He is also called last romantics as influenced by romantic poets such as William Blake and P.B. Shelley। इनको लास्ट रोमांटिक्स भी कहा जाता है क्योंकि जो रोमांटिक पोएट्स थे विलियम ब्लेक और पी.बी. शेली, उससे यह काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे, प्रभावित हुए थे। ही में बी कॉल्ड द लास्ट क्विकजोट, द लास्ट ट्रेडिशनलिस्ट और द लास्ट पोएट। इनको लास्ट क्विकजोट भी बोला जा सकता है, इनको लास्ट ट्रेडिशनलिस्ट भी बोला जा सकता है और इनको लास्ट पोएट भी बोला जा सकता है। देखिए W.P. येट्स अपने जीवन में बहुत ज़्यादा उपलब्धि हासिल किए हैं। उनके बारे में यदि हम डिटेल से जानने की कोशिश करें तो हम कितना भी जानेंगे तो लगेगा कि यह कम ही है। वह अपने जीवन में बहुत ज़्यादा लोगों से मिले, कई प्रकार की स्कॉलर्स की किताबें पढ़े और उनसे प्रभावित होकर बहुत ही बेस्ट वर्क्स प्रोड्यूस किए हैं। और अंतिम तक अपने जीवन के अंतिम ईयर्स तक भी उन्होंने अपना वर्क्स प्रोड्यूस करते रहे हैं। इसलिए ऐसे आउटस्टैंडिंग पोएट्स के लिए 20-25 लाइन का जो इंट्रोडक्शन होता है, 20-25 लाइन का जो बायोग्राफी होता है वह काफ़ी कम पड़ जाता है। हम कोशिश किए हैं उनके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसके बारे में आपको बता दें। यदि यह वीडियो W.B. येट्स को समझने में आपको मदद करता है तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग W.B. येट्स के वर्क के बारे में देखेंगे।